Hello friends, welcome to my YouTube channel Commerce Classes, and in the series of accounting principles, the theory base of accounting, we are taking up the principles. आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लाइफ है, एंटरप्राइज की लाइफ है, इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। लाइक शुरू में बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस में हमने क्या पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ इज अनफॉरसीन लॉन्गर पीरियड, इसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, समझ रहे हो। सो एक अगर आपने एंटरप्राइज शुरू किया, सो यू हैव नो इंटेंशन टू स्टॉप इट और टू रिड्यूस द एक्टिविटीज। बट अगर हम एक एंटरप्राइज की लाइफ इनडेफिनेट पीरियड की मान ले कि इसकी बहुत लंबी लाइफ है, तो प्रॉफिट और लॉस इकोनॉमिकली तो एंड में निकलेगा ना। जब लाइफ खत्म होगी हम चेक करेंगे कि बिजनेस शुरू किया था ये पोजीशन थी, बिजनेस एंड करें ये पोजीशन है। बट उस टाइम पे क्या हम कुछ कर पाएंगे? अगर हमने सारा पैसा लूज कर दिया तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। सो इन ऑर्डर टू calculate profits and losses, to know the performance of the business, the life of the enterprise is broken into smaller periods so that we can measure its performance at regular intervals, and usually this period is 1 year. So every year we close the accounts and we summarize the account balances, then we prepare the result कि yes, लास्ट ईयर में इस बिजनेस ने ये प्रॉफिट और लॉस अर्न किया, ये इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो फाइनल अकाउंट्स बना देते हैं। दीज आर टू नो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इससे क्या होता है कि बिजनेसमैन के पास एम्पल टाइम होता है ये सोचने का कि अगर उसका बिजनेस सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो उसे क्या करना चाहिए सो दैट ही कैन अर्न प्रॉफिट्स। वो लॉसेस को मिनिमाइज करेगा, समझ रहे हो। और अगर उसका बिजनेस अच्छा जा रहा है तो ही विल बी स्ट्रेंथनिंग द की पॉइंट्स कि यस, मेरा बिजनेस अच्छा रन कर रहा है तो अब मुझे इस पे और स्ट्रांग करना है इसको। सो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट मत सोचो। आप बिजनेस क्लोज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये कर रहे हो क्योंकि बिजनेस की लाइफ एक बहुत लंबी लाइफ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग टाइम है। सो इसे स्मॉलर पीरियड्स में बांट देंगे, और ये जो पीरियड होता है इसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि हम इसे 1 ईयर में बांटते हैं तो हम यूजुअली बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। आप जब भी अकाउंट्स बनाते हो आप बोलते हो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये होगा, तो एक ईयर का एंड होता है, दूसरा ईयर बिगिनिंग हो जाती है, तो हमारे अकाउंट्स बिजनेस सब कंटिन्यू होता है। द ओनली थिंग इज कि एक हमने टाइम सेट कर लिया कि इस डेट को मुझे अपने अकाउंट्स को क्लोज करके फाइनल रिजल्ट सॉल्व करना है, फिर मैं नेक्स्ट डेट से इसे रीओपन कर लूंगा। अब ये ईयर कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, तो नॉर्मली बिजनेस अपने मर्जी से कोई भी ईयर चुन लेते हैं। सो इट कैन बी अ फाइनेंशियल ईयर जो हमारी गवर्नमेंट लेती है 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक। ये हो सकता है कैलेंडर ईयर, जनवरी से लेके दिसंबर, राइट। 31 दिसंबर को बिजनेस क्लोज होगा और उसके बाद 1 जनवरी से नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। सिमिलरली जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जो पहले से चल रहे थे, वो दिवाली को मानते थे कि दिवाली जब आती है हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, नेक्स्ट डे हम अपना अकाउंट्स फिर से शुरू कर देंगे फाइनल अकाउंट्स बना के। सो ये जो है इट शुड बी सीन अलॉन्ग विद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये उससे अलग नहीं है, ये उसके साथ समझना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज अ बिजनेस हैज अ फोरसीएबल लॉन्ग फ्यूचर, मतलब बहुत लंबा इनफाइनाइट लाइफ है इसकी। So it has a fairly long life. Now this life of business is broken into smaller periods of 1 year called accounting period for accounting purposes. तो आप accounting purposes के लिए अपना बिजनेस को 1 ईयर के बाद बुक्स को क्लोज करते हो, समराइज करते हो। सो अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन क्या हो गई? ये तो इसका आपने समझा ना कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड ऑफ टाइम at the end of which final statements, जो हमने पढ़ी थी ना definitions में, trading and profit and loss account and balance sheet is prepared to know the results and resources of business. So this is the basic definition. Accounting period is the interval of time at the end of which final statements are prepared. So आपके बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है। आपने आज बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2020 को, तो इसकी लाइफ
यू डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल बी. सो ये इनफाइनाइटली लंबी लाइफ है. बट मुझे रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस टाइमली चेक करनी है ताकि मैं अपने बिजनेस को स्ट्रांग कर सकूं. सो मैं इसे ईयर्स में, छोटे छोटे पीरियड्स में बांट देती हूँ. सो 1 ईयर का पीरियड यूजुअली लेते हैं. सो 31 मार्च 1 ईयर हो जाएगा 2021 को. तो यहाँ पे मैं अपने फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगी. सो आई विल क्लोज माई बुक्स. इसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ बुक्स. यहाँ बुक्स क्लोज हो जाएंगी बट जस्ट नेक्स्ट डे बुक्स रीओपन होंगी. इसे बैलेंसिंग भी कहते हैं. सो हम अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस करते हैं कि भैया इस डेट को ये बैलेंस है भाई. उसके बाद नेक्स्ट डे इसको दोबारा से बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं कि बुक्स कंटिन्यू हो गई, मेरी बुक्स दोबारा शुरू हो गई. सो बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है. बिजनेस की लाइफ तो इतनी है, बहुत लंबी है, ये जा रही है. लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए और अपने बिजनेस को स्ट्रांग करने के लिए मैं इसकी रिपोर्टिंग करता रहूंगा एनुअल बेसिस पे या अकाउंटिंग पीरियड बेसिस पे. So it only means that business accounts are maintained following going concern concept, though at the end of each period books are closed to find out the final result and the books are reopened from the next period. ये है इसकी implication कि इसका मतलब क्या है, ये क्या imply करता है. इसका मतलब है कि हम बुक्स तो बनाते हैं going concern concept से कि पूरा चलेंगी infinitely long period तक, बट हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बुक्स को क्लोज करेंगे, फाइनल रिजल्ट बनाएंगे. क्लोज का यहाँ पे मतलब है बैलेंसिंग करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा से बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे और रीओपन कर देंगे बुक्स को. सो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स टू जज द परफॉर्मेंस. कौन होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फॉर बेटर डिटेल्स यू कैन चेक माई प्रीवियस यूट्यूब वीडियोज. सो द पीपल हु आर रिक्वायरिंग इंफॉर्मेशन आर मैनेजमेंट, ऑनर्स. सो इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए एंड दे वांट टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस. सो इसके लिए क्या है कि वो रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए. सो वी फॉलो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. Secondly, it enables preparation of financial statements at regular intervals for proper decision making. इसका यही मतलब बन रहा है. फर्स्ट पॉइंट का यही मतलब है कि हमारी स्टेटमेंट्स रेगुलरली बनेंगी और डिसीजंस हमारे ठीक होंगे. अगर आपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाए ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? फिर तो एक ही दिन पता चलेगा जब सारा बिजनेस या तो खत्म हो जाएगा या आप फ्लरिश कर रहे होंगे. बट जब फ्लरिश कर रहे हो, वेरी गुड. बट अगर कुछ और लॉसेस हो गए तो आपके पास टाइम नहीं है कि अब मैं इन लॉसेस को ठीक कर सकूं, अपना पैसा संभाल सकूं. उसके लिए जरूरत है रेगुलर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की. सो दैट इज पॉसिबल थ्रू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. Then it facilitates comparison of business performance over time. You can see that your business is performing or its performance is improving over time. It also helps in complying with the tax laws. आप चाहे अकाउंट्स मत बनाओ लेकिन गवर्नमेंट तो टैक्स मांगेगी. तो आप टैक्स कैसे दोगे? जब तक आपने अकाउंट्स बना के प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाला, आप कैसे टैक्स पे करोगे? अनलेस एंड अनटिल यू हैव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू शो एसेट्स कितनी हैं, आप बाकी टैक्सेस कैसे दोगे? आप सेल्स टैक्स कैसे दोगे? राइट. सो this accounting period concept not only helps in decision making, it also assists us in complying with the tax laws. So it helps management in complying with tax law. So this is accounting period concept. So जब हम accounting करेंगे, actually जो accounts में recording करेंगे, classification करेंगे, so you will be finding, वहां पे आप ये देखोगे कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद, यूजुअली 1 ईयर के बाद अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा. फिर समरी बनेगी, उनकी अकाउंटिंग रिजल्ट्स बनेंगे और नेक्स्ट डे अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं. सेम अकाउंट कंटिन्यू होते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट वी आर टू स्टडी इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं, ये थोड़े मेन हमने कर लिए, अब कुछ प्रिंसिपल छोटे छोटे से. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल सेज that there should be complete and understandable reporting in the financial statements. Full disclosure मतलब डिस्क्लोज करो सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन. सो देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग information in the financial statements of all significant information relating to the affairs of business. So ये कह रहे हैं कि financial statements के थ्रू हमें सारी important information
बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में डिस्क्लोज करनी है. सो इट सेज द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल. बट कंप्लीट का मतलब ये नहीं ले लेना कि हमें हर दिन की रिकॉर्डिंग करनी है, हर दिन की इंफॉर्मेशन शो करनी है. इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो. सो कंप्लीट के साथ साथ अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए. समवन में मीन कि अच्छा ठीक है, अब सेल्स है तो मैं वीकली सेल्स की इंफॉर्मेशन भी दूंगा. अब वो इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए नॉर्मल लोगों को, मैनेजमेंट को छोड़ दो, बट ऑनर को उसकी जरूरत नहीं है. उसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि ओवरऑल सेल कितनी है, इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है. सो इंफॉर्मेशन शुड नॉट ओनली बी कंप्लीट बट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो. Secondly, it focuses on significant information. It means that all material and significant information must be disclosed. इसके साथ एक और प्रिंसिपल आता है materiality concept. उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, materiality principle. So, materiality का यहाँ मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मेरे डिसीजंस के लिए जरूरी है, it should be disclosed. So what it says is it does not imply basically, फुल का मतलब ये नहीं समझो कि हर चीज बतानी है. इट ओनली मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन आप दो वो फेयर हो. फेयर का मतलब होता है कि सबके लिए जरूरी है. देयर शुड बी फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एवरीबडी. सारे यूजर्स की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं. एडिक्वेट हो. एडिक्वेट का मतलब है कि आपके डिसीजन मेकिंग के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए. सो ऐसा नहीं हो कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज नहीं की. सपोज आप सेल्स डिस्क्लोज कर रहे हो, टोटल सेल्स हैं आपकी 10 लाख, बट 10 लाख में से 25% आपके सेल्स रिटर्न हो रहे हैं और नेट आ रहे हैं 7,50,000. अब आप 7,50,000 डिस्क्लोज कर दोगे तो ये इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट नहीं है या कंप्लीट नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके रिटर्न्स हैं 2,50,000 जो 25% ऑफ के गुड्स की सेल की है. सो वन नीड्स टू क्वेश्चन कि इतने रिटर्न क्यों हो रहे हैं. तो क्या गुड्स की क्वालिटी में दिक्कत है या फिर कोई और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं, क्या रीजन हो सकते हैं. सो जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है वो कंप्लीट होनी चाहिए. 5% ऑफ रिटर्न इज फाइन. ये कैसे कंप्लीटनेस देखते हैं? ये देखते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से, सिंपल कॉमन लॉजिक से. 5% रिटर्न हो रहे हैं वो लॉजिकल है, 5% आ सकते हैं, बट 25% इज वेरी हाई. सिमिलरली आप कई इंफॉर्मेशन, आप जैसे बिजनेस में स्टेशनरी खरीदते हो, आप रजिस्टर खरीद रहे हो, पेन्स खरीद रहे हो, स्केच पेन खरीद लिया, हाइलाइटर खरीद लिया, तो और कई चीजें आपने बाय की हैं. अब ये सारी चीजें बिजनेस की एसेट्स हैं, राइट. आप इनको यूज करोगे बिजनेस में, स्टॉक्स हैं, ये बचेंगे. अब क्या ये सारी 1 बाय 1 हमें लिस्ट देने की जरूरत है? समझ रहे हो? सो फुल डिस्क्लोजर कहेगा कि ये लिस्ट दो, लेकिन फुल डिस्क्लोजर ये भी कह रहा है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अब जहां आपका बिजनेस 10 लाख का है, उसमें से 1,000 रुपीज की स्टेशनरी है. अब उस स्टेशनरी में 50 रुपीज के पेन है, 100 रुपीज का पेपर है, डजंट मैटर. सो इंफॉर्मेशन जो दो वो फेयर, एडिक्वेट एंड कंप्लीट होनी चाहिए और सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, राइट. सो दिस इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. इसके साथ ही हमें पढ़ना है मटेरियलिटी प्रिंसिपल. मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मटेरियलिटी का मतलब होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस. रिलेटिव मतलब अगर मेरे पास 2, 3, 4 चीजें हैं तो इनमें से हर एक की इंपॉर्टेंस एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसी है. सो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो ज्यादा मटेरियल है. सो वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए. सो जो इंफॉर्मेशन डिसीजंस को अफेक्ट करती है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो रिपोर्ट होनी चाहिए. सो व्हाट इट सेज इज materiality is relative importance of the events or the items. Now according to American Accounting Association, an item is regarded as material if there is a reason to believe that its knowledge will influence the decisions of the users. कोई भी इंफॉर्मेशन और इवेंट और ट्रांजैक्शन मटेरियल होती है. मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट है if we know that its knowledge is going to affect the decisions of the informed users, right. So अगर आपको ये नॉलेज है कि इस इंफॉर्मेशन से डिसीजंस पे फर्क पड़ेगा, लाइक देयर इज अ स्ट्राइक इन द फैक्ट्री. अब ये चाहे इंफॉर्मेशन मनी फॉर्म में नहीं है, बट यू नो कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी लेंडर को पता चलेगा कि आपके बिजनेस में स्ट्राइक चल रही है, सो देयर डिसीजन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. सो दिस इंफॉर्मेशन इज मटीरियल,
ये सिग्निफिकेंट है और ये रिपोर्ट होनी चाहिए, चाहे आपके स्टेटमेंट के साथ ना हो, उसके नीचे एक नोट की तरह से रिपोर्टिंग होनी चाहिए। यही रीजन है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं बिजनेस में, उन्हें हम इकट्ठा बल्क में टोटल करके लिख देते हैं। जैसे स्टेशनरी, लाइक पिछले में मैंने एग्जांपल दिया स्टेशनरी। अब आपके पास स्टेशनरी में 10 तरह की चीजें हैं, बट वो मटेरियल नहीं है। जब आप एक बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, अब उस बिजनेस की स्टॉक कितने हैं ये आपके लिए मटेरियल होगा, उसकी सेल्स कितनी है, उसका सेल्स टर्नओवर ओवर द इयर्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहे, वो मटेरियल होगा। कैश पोजीशन मटेरियल होगी, या ये मटेरियल होगा कि उनके पास 10 पेन है या दूसरे के पास 5 पेन है। दैट इज नॉट मटेरियल, राइट। सो जो इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है वो मटेरियल होती है। सो बिजनेस में हमेशा ये एक क्वेश्चन रहता है कि इतनी इंफॉर्मेशन है, वी हैव वास्ट इंफॉर्मेशन, आप डेली रिकॉर्डिंग कर रहे हो, यू हैव अ वास्ट पूल ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, तो उनमें से रिपोर्टिंग कैसे हो। सो जब रिपोर्टिंग होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, उसमें हम क्लब्ड इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। सेल्स हम वीकली नहीं दिखाएंगे, टोटल दिखाएंगे। एक्सपेंसेस हम टोटल में दिखाएंगे। उसमें हम ये कैटेगरी कर सकते हैं, हाँ भाई ऑफिस के एक्सपेंसेस इतने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस के एक्सपेंसेस ये हैं, सेल्स और मार्केटिंग पे इतने हैं, फैक्ट्री में इतने एक्सपेंसेस हैं, ये सेपरेट कर सकते हो क्योंकि ये रेलेवेंट है। अगर किसी बिजनेस में मार्केटिंग एक्सपेंसेस काफी सारे हो रहे हैं बट सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, वो क्वेश्चनेबल है। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। सो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, जो इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती है, वो हमें रिपोर्ट करनी है। इसीलिए आप स्पेसिफिक यू कैन से डिसीजंस के लिए, यूजर्स के लिए कई बार हम अलग अलग रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द मटीरियलिटी प्रिंसिपल, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज मटीरियल। मटीरियल मीन्स दैट इट्स नॉलेज इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स। अब मटीरियलिटी किस पे डिपेंड करती है? 2 चीजों पे। इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट एज वेल एज द नेचर। जो इवेंट या ट्रांजैक्शन है उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगी और अमाउंट पे भी डिपेंड करेगी। लाइक जैसे मैंने बोला लास्ट में एग्जांपल दिया था सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न इज सर्टेनली एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बता रहा है कि आपके गुड्स में कहीं डिफेक्ट आ रहा है जो सेल्स वापस आ रही है। बट अमाउंट ऑफ 5% इज फाइन, इतना चलता है, इतना होगा। आई मीन इट इज क्वाइट लॉजिकल कि गुड्स जब आप भेज रहे हो रास्ते में खराब हो गए या टूट गया तो गुड्स वापस आ गए, ठीक है। सो 5% इज फाइन बट 25% इज क्वेश्चनेबल, राइट। सो द नेचर एंड अमाउंट दोनों को जज करना होता है। सिमिलरली आपके पास क्रेडिट कस्टमर्स हैं, आप क्रेडिट में सेल करते हो और फिर उनसे बाद में मे बी 1 मंथ 2 मंथ के बाद आप उनसे पैसा लेते हो। अब आप जब ये चेक कर रहे हो, मेरे डेटर्स थे 50,000 के, मुझे कैश मिला 45,000 का, 5,000 लोगों ने नहीं दिया, वो मेरे बैड डेब्ट्स हो गए, नहीं मिल रहे। अब 5,000 मतलब 10%। अब ये 10% इंपॉर्टेंट है या उस पर्सन का अमाउंट इंपॉर्टेंट होगा जिसे 50,000 में से 30,000 ही मिला, उसके लिए 40% बैड डेट्स हो रहे हैं। इसका मतलब आपको जज नहीं करना आ रहा कि किसको क्रेडिट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, या फिर आप अपना पैसा कलेक्ट करने में उतने प्रॉम्प्ट नहीं हो। सो क्या रीजन हो सकते हैं? सो वी आर टू सी द नेचर एज वेल एज द अमाउंट, राइट। सो मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिपोर्टेड, और जो इंफॉर्मेशन डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करती है उसे हम छोड़ भी सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू।